माय डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है ना, दैट इज द रोल ऑफ किडनीज एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी का रोल क्या है ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर देखते हैं कि एक्सक्रीटरी रोल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड द सिक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट, यानी कि यूरिन का बनना। ठीक है ना, यूरिन का बनना। यूरिन के बनने में हम क्या बात करते थे, हम प्रोटॉन्स को, पोटेशियम को, ठीक है, अमोनिया को, यूरिया को, क्रिएटिनिन को, क्रिएटिनिन को, इसके अलावा बाकी हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल हैं, ठीक है ना, जैसे ड्रग्स की मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक्सक्रीटरी रोल है किडनीज का, जो कि हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एक्सक्रीटरी रोल की सिग्निफिकेंस ये है कि इससे आपकी बॉडी की पीएच कंट्रोल में रहती है, इससे आपकी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कंट्रोल में रहती है, इससे आपके ब्लड का वॉल्यूम भी रेगुलेट होता है, इससे आपके ब्लड का प्रेशर भी रेगुलेट हो सकता है। ठीक है ना, लाइक जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर है, जब उसको आप बॉडी से निकाल देते हैं तो ब्लड प्रेशर डाउन आ जाता है। ठीक है, वाटर रिटेंशन से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सक्रीटरी रोल को पढ़ने के बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द ऑस्मोरेगुलेटरी रोल। ठीक है, और ऑस्मोरेगुलेटरी रोल के अंदर हम प्राइमरीली जो चीज पढ़ रहे होंगे दैट इज हार्मोनल मैकेनिज्म्स। ठीक है, gradually increasing osmotic concentration from the cortex to the inner medulla is a main factor for the production of hypertonic urine। ये बात हमने पहले कर ली है, मैमल्स के अंदर ये चीज होती है, जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म है द प्रोडक्शन ऑफ द वेरिड यूरिन कंसंट्रेशन। ठीक है ना, यानी आप कभी यूरिन डाइल्यूट बनाते हैं, कभी कंसंट्रेटेड बनाते हैं, कभी आप कह सकते हैं कि नॉर्मल सा बनाते हैं। ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि कितना आपके पास वाटर अवेलेबल है, क्लियरली डिस्क्राइब्स द ऑस्मोरेगुलेटरी रोल ऑफ द किडनी। यही ऑस्मोरेगुलेटरी रोल है आपकी किडनी का। ठीक है ना, अभी ऊपर जो मैंने वाटर की बात की है ना, ठीक है, उसको भी आप इस कॉन्सेप्ट की तरफ शिफ्ट कर लें। ठीक है ना, कि जहाँ पे बेसिकली वाटर की बात आ गई ना, वहाँ पे हम किडनीज का ऑस्मोरेगुलेटरी रोल डिस्कस करने लग जाते हैं। एक्सक्रीशन में भी हम ना वाटर को पता है क्यों ऐड करते हैं। मैंने आपको एक चीज़ कभी बताई थी किसी ज़माने में, कि आपके पास वाटर जो है ना, वो भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकती है। जब आप ग्लूकोज है उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, ठीक है ना, तो वाटर भी चूंकि एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो अगर ये बॉडी में एक्सेस है तो इसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है ना, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, control of water level। ठीक है ना, the osmoregulatory role of the kidneys is regulated by ADH released from the posterior pituitary। the reabsorption of water increases under the influence of the ADH। अब हम ना यहाँ पे osmoregulatory role के अंदर दो चीजें पढ़ेंगे, एक हम वाटर रेगुलेशन पढ़ेंगे और एक हम सॉल्ट रेगुलेशन पढ़ेंगे, सोडियम रेगुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, और इसके हवाले से हॉर्मोन्स आते हैं आपकी नज़र में। ये आपके पास ना लास्ट टॉपिक जो अभी हमने पढ़ा है ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में, काउंटर करंट एक्सचेंज, ये वही आप देख लें कि 600 है, 900 है, 1200 है, फिर 900 है, फिर 600 है, फिर आपके पास 100 तक ऑस्मोलैरिटी चली जाती है फ्लूइड की। ये आपके पास उसने वाजा रेक्टा को शो किया हुआ है। ठीक है, वाजा रेक्टा को शो किया हुआ है। यहाँ पे देखें आप कि अगर ये डिसेंडिंग लिम्ब है वाजा रेक्टा का, दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वाजा रेक्टा। कलर चेंज कर लेते हैं, दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वाजा रेक्टा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास सॉल्ट की क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है ना, इनटू द वाजा रेक्टा, जिससे यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी नीचे जाते हुए बढ़ रही है। इसकी रीज़न क्या है कि आपके पास नीचे नीचे जाते हुए इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी भी बढ़ती है, तो आपके पास ब्लड जो है वो अपने आप को उसके मुताबिक इक्वलाइज करता है। ठीक है ना, और कर भी लेता है। ये देखिए 1200 यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई। लेकिन यही जब असेंडिंग लिम्ब ऑफ द वाजा रेक्टा से आपके पास वापस जाना होता है आपने, ठीक है ना, तो आपके पास ब्लड की ऑस्मोलैरिटी 300 हो जाती है। ठीक है ना, याद रखें कि यहाँ से जो डिसेंडिंग लिम्ब से जो भी एक्स्ट्रा वाटर आता है ना, यहाँ आपके पास जो भी
असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट वगैरह एक्स्ट्रा अमाउंट में, ठीक है ना। एक तो वो हमारे पास है ना कि हमने अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में कोई कमी बेशी हो जाती है, सॉल्ट का थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो जाती है, तो हम उसको रेगुलेट कर लेते हैं पंपिंग करके, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे वाटर थोड़ा सा फेंक के, ठीक है ना, क्योंकि वाटर जो है वो कंसंट्रेशन को कम कर देगा, सॉल्ट जो है वो कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। बेसिकली ऑस्मोलैरिटी की मैं बात करता हूँ जब मैं कंसंट्रेशन का वर्ड यूज करता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास ना ये तो चीज़ हमें समझ आ गई है। जो एक्स्ट्रा कोई चीज़ होती है ना, एक्स्ट्रा वाटर है, ठीक है, या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, ठीक है ना। अब उसका क्या हम करते हैं, उसको हम सिंपली ब्लड के जरिए वापस ले जाते हैं, ठीक है ना। उसमें ये होता है कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा वाटर है ना, तो जितना वाटर इंटरस्टिशियम में आपके पास जितना हमें चाहिए मेंटेन करने के लिए, वो उतना वाटर उधर रहता है, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए जितना सॉल्ट है वहां पे रहता है, ठीक है ना। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होती है ना, उसको ये ब्लड वेसल ले जाती है अपने साथ, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसमें परेशान नहीं होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके पास एक कहानी सुनाता हूँ आपको, हॉर्मोन्स की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है ना, स्टोरी टाइम। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास एक हार्मोन है, ठीक है, उसका नाम है एल्डोस्टिरोन। एल्डोस्टिरोन। अब इसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस जो आपको आने चाहिए वो ये है कि एल्डोस्टिरोन क्या है। ये एक स्टीरॉयड हार्मोन है। किस चीज़ से बनता है, आपको पता है स्टीरॉयड हार्मोन का प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल से बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स में बनता है, ठीक है। किस वजह से बनता है, क्या रीज़न होती है, आपकी बॉडी में आपके ब्लड का प्रेशर जब कम होता है तब बनता है, ठीक है ना। और इसको बनाने वाला हार्मोन, ठीक है, इसको बनवाने वाला हार्मोन, प्रमोशन करने वाला इसकी प्रोडक्शन की, ठीक है ना, उसका क्या नाम है, उसका नाम है ACTH। आपने पढ़ा है। साथ ही साथ एक और हार्मोन होता है, उसका नाम होता है एंजियोटेंसिन 2। ये दो हार्मोन इसकी रिलीज को प्रमोट करते हैं। इसका एक्शन साइट क्या होता है, ये एक्ट कहाँ पे करता है, ये DCT पे एक्ट करता है, ये CT पे एक्ट करता है। एक्ट करके करवाएगा क्या, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा नेफ्रॉन से ब्लड में। साथ ही साथ वाटर की भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी, क्योंकि अगर सोडियम ब्लड में जा रहा है तो वाटर उसके पीछे पीछे जाएगा, ठीक है ना। सोडियम एक ऑस्मोलाइट है, वाटर उससे प्यार करता है, वाटर उसके पीछे पीछे जाएगा, लॉयल है। फिर हम बात करते हैं कि एल्डोस्टेरोन जो है ना, इस तरह से क्या करवा रहा है, इस तरह से आपके पास ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, आपने ना ऐसे एक चीज़ पढ़ी है, ये अगर मैं यहाँ पे किडनी बनाता हूँ, ये किडनी है, ठीक है, ये इसके ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है। बाहर वाला एरिया एड्रीनल कॉर्टेक्स है, अंदर वाला एरिया एड्रीनल मेड्यूला है। अगर मैं यहाँ पे ना इस एड्रीनल ग्लैंड की बाहर से अंदर की तरफ की एक इमेज बनाऊँ ना, तो ये मेरे पास कुछ लेयर्स आती हैं, ठीक है, कुछ लेयर्स आती हैं मेरे पास इस तरह से। सबसे बाहर हमारे पास जो एरिया होता है ना, आपने ना एक चीज़ याद रखनी थी, GFR पढ़ी थी आपने एक टाइम पे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है ना, पढ़ी थी आपने। यहाँ पे वो निमोनिक लगा लें, GFR, ठीक है। GFR जो है ना, इसमें G का मतलब क्या होता है, G का मतलब होता है जोना, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। F का मतलब होता है जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा। और R का मतलब होता है जोना रेटिकुलरिस, जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। अब आपके पास जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है ना, ठीक है, आप सबसे पहले ये चीज बताएं मुझे कि एड्रीनल एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, विच हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो आपके पास सबसे पहला तो आ जाएगा कोर्टिसोल, ठीक है। फिर आपके पास आएगा कोर्टिकोस्टीरोन। फिर आपके पास क्या आएगा, एल्डोस्टीरोन, ठीक है ना। और फिर आपके पास चौथा हार्मोन क्या आ जाएगा, एंड्रोजन्स, ठीक है ना, एंड्रोजन्स, ठीक है, विच कैन बी टेस्टोस्टेरोन,
ये एंड्रोजन टेस्टोस्टेरॉन भी हो सकता है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कहाँ से हमें ये प्रूफ मिलेगा? पीटीबी में जाके देखें, जहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड बना ना, उसमें पिक्चर देखें, एक पिक्चर होगी, उसमें जरा देखिएगा, आपके पास एंड्रोजेनिक हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन वहाँ पे होगा। ठीक है, प्राइमरीली हम ओवरऑल एंड्रोजन कह देते हैं। तो ये 4 हार्मोन है। कॉर्टिसोल इनमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, यानी ये ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाएगा। कॉर्टिकोस्टेरॉन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और साथ ही साथ मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, यानी ब्लड में ग्लूकोज को भी बढ़ाएगा और ब्लड में मिनरल्स को यानी सोडियम को भी बढ़ाएगा। और एल्डोस्टेरॉन जो है ये सिर्फ मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, यानी कि ब्लड में सोडियम को बढ़ाएगा, मिनरल को बढ़ाएगा। एंड्रोजन जो है ना, इसका आपको पता है कि इट इज रिलेटेड टू द सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे एड्रीनल मेड्यूला की, एड्रीनल मेड्यूला से कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? दीज आर कैटिकोलामीन्स। ठीक है, कैटिकोल अमीन्स। कैटिकोलामीन्स क्या होती हैं? एक कंपाउंड होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कैटिकोल। क्या होती है, क्या चीज़ है, हमारा अभी टॉपिक नहीं है, हम इसको बाद में कभी पढ़ेंगे। उसके साथ अमाइनो ग्रुप आप जब लगा देते हैं ना, ठीक है, तो आपके पास जो कंपाउंड बनता है ना, वो होता है कैटिकोलामीन। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कैटिकोल और अमाइनो ग्रुप, ये 2 ग्रुप्स होंगे, वो कैटिकोलामीन होगा। और इनकी एग्जाम्पल में हमें क्या देखने को मिलता है? हमें एपिनेफ्रीन देखने को मिलता है, हमें नॉर एपिनेफ्रीन देखने को मिलता है, हमें डोपामीन देखने को मिलता है। दीज आर द हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, इनको हम कैटिकोलामीन्स कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम जो मेन बात कर रहे थे ना, वो ये बात थी कि आपके पास जो ग्लोमेरुलोसा होता है ना, ठीक है ना, ये बेसिकली आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन को कौन बनाता है? जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है ना, द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो जोना फेसिकुलेटा होता है ना, ठीक है, ये बेसिकली, इसको हम निमोनिक से कैसे याद कर सकते हैं? जीएफ। ठीक है ना, जीएफ का मतलब आपको पता ही होगा, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, हम निमोनिक के लिए याद करें, हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम इसको कैसे याद करेंगे? हम इसको याद करेंगे बाय द वर्ड ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कि आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कौन कौन बनाता है? जोना फेसिकुलेटा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन से होते हैं? कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, कॉर्टिसोन। ठीक है, ये हार्मोन्स बेसिकली कौन बनाता है? जोना फेसिकुलेटा। और जोना रेटिकुलरिस जो है ना, इसका नाम हम कैसे याद रख सकते हैं? अब्दुल रहमान। ठीक है ना, ए का मतलब है एंड्रोजन, आर का मतलब है रेटिकुलरिस। ठीक है, अब आपको पता है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 जोन है और 3 जोन आपके पास डिफरेंट हार्मोन्स बना रहे हैं। अंदर की तरफ जाएं तो एड्रिनल मेड्यूला आ जाता है, उससे नीचे जाएं तो रिनाल कॉर्टेक्स आ जाता है, उससे नीचे जाएं तो रिनाल मेड्यूला आ जाता है। इतनी समझ आ गई है? ठीक है ना, अब हम मेन बात शुरू करते हैं एल्डोस्टेरॉन की। ठीक है, कि आपके पास होता क्या है? सपोज मेरे पास पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, डीसीटी। ठीक है ना, अब ये जो डीसीटी है ना, इसको मैं यहाँ पे जूम करके बनाने लगा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास दिस इज द पोर्शन ऑफ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब याद रखिए आपके पास ना एल्डोस्टेरॉन की रिलीज कैसे होगी, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एक सिस्टम को, उसको कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, रास सिस्टम। आपके पास यहाँ पे आपने पढ़ा था कि एक एफरंट आर्टीरियोल होती है और एक इफरंट आर्टीरियोल होती है। जो आपके पास एफरंट आर्टीरियोल होती है ना, इस एफरंट आर्टीरियोल में स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। ठीक है, ये मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल का नाम क्या होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। ठीक है ना, इसको जक्स्टा मेडुलरी के साथ ना कंफ्यूज कीजिएगा। जक्स्टा मेडुलरी जो है ना, दैट वाज अ टाइप ऑफ नेफ्रॉन।
जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस के पास ये वाले सेल हैं। मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल है, कहाँ पे प्रेजेंट है, एफरेट आर्ट्रियोल के अंदर प्रेजेंट है। क्या नाम है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है। क्या रिलीज करते हैं हार्मोन, क्या हार्मोन है, रेनिन, एक एन वाला। आपने एक रेनिन भी पढ़ा होगा, रेनिन, ठीक है ना। रेनिन क्या है, डबल एन वाला, ये एक एंजाइम है, ठीक है। कहाँ होता है, स्टमक में बनता है, ठीक है। प्राइमरीली जो बच्चे होते हैं उनके स्टमक में। क्यों, मिल्क की डाइजेशन के लिए, क्योंकि वो मिल्क ज्यादा पीते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो हार्मोन है रेनिन, ये आपके पास रिलीज कर दिया जाता है ब्लड के अंदर। कब, जब आपके पास ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, आपके पास ब्लड प्रेशर किया डिक्रीज, ठीक है, किसी भी वजह से आपके पास रेनिन रिलीज हो गया, कहाँ पे, ब्लड के अंदर। ब्लड से होते हुए ये रेनिन क्या करेगा, घूमेगा बॉडी में, और इसको ब्लड के अंदर एक चीज मिलेगी जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन क्या है, एक आपके पास प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन कौन बनाता है, ये प्रोटीन लिवर बनाता है। ये प्रोटीन लिवर बना के ब्लड में फेंकता है, ठीक है ना। इसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन जो है, इसके ऊपर अब रेनिन आके एक्ट करेगा। ये रेनिन आके एक्ट करेगा इस एंजियोटेंसिनोजन पे, ठीक है ना, और इसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। एंजियोटेंसिन 1 के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। कौन, रेनिन, किसको, एंजियोटेंसिनोजन को। कहाँ से आई थी, लिवर से आई थी। कहाँ आई थी, ब्लड में आई थी। एंजियोटेंसिनोजन जब एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, ये एंजियोटेंसिन 1 घूमता फिरता जाएगा लंग्स के पास, ठीक है। और लंग्स जो होते हैं, ये एक एंजाइम बनाते हैं, उसका नाम होता है एस, उसका नाम होता है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने वाला एंजाइम लंग्स बनाएंगे, और इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देंगे। एंजियोटेंसिन 2 अब क्या बला है, एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर है, यानी ये आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देगा उनकी। अगर आपके पास सपोज ये एक ब्लड वेसल है, इसका डायामीटर पहले बड़ा था, इस पे जब एंजियोटेंसिन 2 आके एक्ट करेगा, इसी ब्लड वेसल का डायामीटर छोटा हो जाएगा। जब इस ब्लड वेसल का डायामीटर छोटा हो जाएगा, तो इसमें मौजूद ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ था, इस तरह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है। फिर एक और मैकेनिज्म होता है, ये एंजियोटेंसिन 2 जाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स के पास, उसको जाके उसके जोना ग्लोमेरुलोसा के सेल्स पे एक्ट करेगा, और वहां से क्या रिलीज करवाएगा, एल्डोस्टिरोन। एल्डोस्टिरोन, ठीक है। अब ये एल्डोस्टिरोन जाके एक्ट करेगा नेफ्रॉन पे, ठीक है ना। फिर एक और बात है, आपके पास आपके पास एसीटीएच भी आता है, ठीक है। एसीटीएच भी आता है, वो भी एल्डोस्टिरोन को प्रमोट करवाता है, उसकी रिलीज को। कहाँ से आता है, पिट्यूटरी से आता है। कैसे आता है, हाइपोथैलेमस से ACRF आएगा, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर, जिसको CRF भी कहते हैं, कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर। वो आके एक्ट करेगा किधर, पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी से ACTH बनेगा, ACTH आके एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन बनाएगा। तो आपने ये दो हार्मोन्स याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए, फॉर द रिलीज ऑफ रेनिन, ठीक है। आपने ये दो हार्मोन्स याद रखने हैं, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 और ACTH, जो कि क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, ठीक है ना। अब याद रखिए कि जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ था ना, ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज क्यों हो सकता है, आपके पास लो सोडियम की वजह से हो सकता है ब्लड में, आपके पास लो वाटर की वजह से हो सकता है ब्लड में।
ब्लड में सोडियम कम है, वाटर कम है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास वाटर जो है ना वो सोडियम को ही फॉलो करता है, ठीक है। होगा ये यहाँ पे डीसीटी के अंदर बेसिकली आपके पास सेल्स होते हैं, उनका नाम होता है प्रिंसिपल सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स, और भी सेल्स होते हैं लेकिन हम प्रिंसिपल सेल्स की बात करेंगे, ठीक है ना। इधर भी होंगे डेफिनेटली, वो मैंने नहीं बनाए, ठीक है ना। एल्डोस्टेरोन आएगा, ये सपोज एल्डोस्टेरोन है, ये आएगा, ये आके प्रिंसिपल सेल्स पे एक्ट करेगा। प्रिंसिपल सेल कहाँ है? डीसीटी और सीटी के अंदर। हम अभी डीसीटी का पोर्शन अभी बस पढ़ लेते हैं, सीटी को आप समझ जाएं कि उधर भी ये काम हो रहा है। ये आके अपने रिसेप्टर्स पे बैठेगा, ये एल्डोस्टेरोन इन प्रिंसिपल सेल। और याद रखें कि अगर हम इसको थोड़ा सा इधर यहाँ पे ना, बेसिकली ये आपके पास ल्यूमन है और ये आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और अल्टीमेटली ये आपके पास ब्लड वेसल है, ठीक है। पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी है डीसीटी के अराउंड, ठीक है। ये सेल्स जो होते हैं ना, इनके पास होता है सोडियम पोटेशियम पंप, इधर यहाँ पे इनकी बेजल सरफेस पे। मैंने आपको बताया था जो आपके पास ये सरफेस है ना, जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये वाली ये इसको फ्री सरफेस कहते हैं। जो ल्यूमन की तरफ फेस कर रही है इसको एपिकल सरफेस भी कहते हैं। जो आपके पास ये वाली सरफेस होती है ना, ये वाली जो पिंक से मैं शो कर रहा हूँ, ये बेजल सरफेस होती है सेल की। और ये जो आपके पास होती है ये लेटरल सरफेस होती है। और हम क्या करते हैं, हम इस बेजल सरफेस को और इस लेटरल सरफेस को मिला के कहते हैं बेजोलेटरल सरफेस, ठीक है ना, बेजोलेटरल सरफेस। और जो इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बेजोलेटरल मेम्ब्रेन कह देते हैं, ठीक है ना। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ल्यूमन की तरफ फेस कर रही है, ठीक है ना, जो मतलब सरफेस बना रही है फ्री सरफेस, उसको हम क्या देते हैं कि वो एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब आप यहाँ पे देखें कि हम ना यहाँ पे इन सोडियम चैनल्स को देखते हैं वो क्या करते हैं। सोडियम चैनल्स क्या करेंगे, 3 सोडियम बाहर सेल से, 2 पोटेशियम अंदर। 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर, यही होता है ना। ओके, अब यहाँ पे होगा क्या कि सेल के अंदर सोडियम की अमाउंट कम है और पोटेशियम की अमाउंट ज्यादा है। सोडियम कम, पोटेशियम ज्यादा। एल्डोस्टेरोन आएगा, वो इन सोडियम पोटेशियम पंप्स की तादाद को बढ़ा देगा। तो पहला इफेक्ट हमें क्या, इसको मैं कहाँ पे लिखूँ, अब यहाँ पे लिख लेते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप की तादाद को बढ़ा देना, इनकी अमाउंट को बढ़ा देना, ठीक है। बेजोलेटरल सरफेस पे, यानी लेटरल सरफेस पे भी ना सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, उनकी तादाद को भी बढ़ा देता है। लेकिन हम जो बेजल सरफेस है ना, सिर्फ उसी तक बात रखते हैं, ठीक है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके पास ये जो ल्यूमन है ना, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ट्यूबुलर फ्लूइड आ चुका है। इसमें सोडियम होगा, इसमें पोटेशियम होगा, इसमें वाटर होगा, ठीक है ना। जब आप सोडियम पोटेशियम पंप की तादाद को बढ़ा देंगे, ठीक है ना, तो आपके पास इन सेल्स के अंदर सोडियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी और इन सेल्स के अंदर पोटेशियम की अमाउंट ज्यादा है। ये पोटेशियम रिच सेल्स है, ठीक है। वैसे भी सेल के अंदर नॉर्मली पोटेशियम ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ पे एक हमने सोडियम की डेफिशिएंसी क्रिएट कर दी सेल में। अब ये दूसरा काम जो करेगा ना हमारे पास एल्डोस्टेरोन, वो क्या करेगा, ये जो आपके पास फ्री सरफेस है ना, फ्री सरफेस, यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम चैनल्स की तादाद को बढ़ा देगा। फ्री सरफेस पे किस तादाद को बढ़ाया, सोडियम और पोटेशियम की चैनल्स को। बेजल सरफेस पे सोडियम पोटेशियम पंप की तादाद को बढ़ा दिया, अमाउंट को बढ़ा दिया। उससे क्या हुआ, अब यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को दूसरी तरफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फेंक रहा है और वो सोडियम इंटरस्टिशियल फ्लूइड से किधर जा रहा है, ब्लड में, ठीक है ना। सेल के अंदर सोडियम कम हो रहा है तो ये जो सोडियम आपके पास ल्यूमन में है ये सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जो पोटेशियम है, पोटेशियम सेल से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, इन पंप्स के जरिए। तो आपके पास एल्डोस्टेरोन ने दूसरा काम क्या किया, सोडियम चैनल्स और पोटेशियम चैनल्स की अमाउंट को बढ़ा दिया। कहाँ पे, एट द एपिकल सरफेस ऑफ द प्रिंसिपल सेल, एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्रिंसिपल सेल। इससे क्या नतीजा हुआ कि जब आपके पास बेजल साइड पे सोडियम पोटेशियम पंप ज्यादा एक्टिविटी शो करते हैं तो सोडियम को उधर फेंकी जा रहे हैं। ये वाला आपके पास सोडियम पोटेशियम पंप भी सोडियम को बाहर फेंक रहा है, ये वाला भी बाहर फेंक रहा है, ये वाला भी बाहर फेंक रहा है। इससे क्या होता है, सेल के अंदर से सोडियम बहुत ज्यादा अमाउंट में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला जाता है और वहां से ब्लड में चला जाता है और सेल के अंदर सोडियम की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है। उसी टाइम पे आपके पास जो सोडियम चैनल्स यहाँ पे क्रिएट हुए हैं ना, उनसे सोडियम सेल के अंदर फ्लो करेगा
और वो सोडियम मजीद कहाँ फेंका जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और वहां से वो सोडियम ब्लड में जा रहा है। तो आप सोडियम को ब्लड में भेज रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑपोजिटली आप क्या करते हैं, पोटेशियम जो है ना वो सेल से बाहर की तरफ ल्यूमन में आ रहा है, तो सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं, सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं और पोटेशियम को सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना। किसकी एक्शन की वजह से, एल्डोस्टेरोन की एक्शन की वजह से। और याद रखें, जब आपके पास सोडियम ब्लड में जाएगा, जब आपके पास सोडियम ब्लड में जाएगा, तो आपके पास वाटर भी ब्लड में जाएगा सोडियम को फॉलो करते हुए। तो सोडियम भी रीएब्सॉर्ब हो गया, वाटर भी रीएब्सॉर्ब हो गया, पोटेशियम सिक्रीट हो गया। ये तीन फंक्शंस हैं एल्डोस्टेरोन के, ठीक है ना। एक और फंक्शन होता है, वो होता है प्रोटॉन की सिक्रीशन। एल्डोस्टेरोन प्रोटॉन को भी सिक्रीट करवा देता है, वो आपके उसको छोड़ दें, ठीक है ना। तो आपने ये चीजें याद रखनी कि एल्डोस्टेरोन ने किस तरह से वाटर को रीअब्सॉर्ब कराया, किस तरह से सोडियम को रीअब्सॉर्ब करवाया, किस तरह से पोटेशियम को सिक्रीट करवाया, किस तरह से प्रोटॉन को सिक्रीट करवाया। यानी पोटेशियम की अमाउंट ये ब्लड में डिक्रीज करेगा, प्रोटॉन्स की अमाउंट को ब्लड में डिक्रीज करेगा, सोडियम और वाटर की अमाउंट को ब्लड में इंक्रीज करेगा। नतीजा क्या निकलेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा पहले, ठीक है ना। वाटर पीछे जा रहा है, ठीक है ना, सोडियम को फॉलो करते हुए, तो ब्लड वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और डेफिनेटली आपके पास सोडियम भी जा रहा है ब्लड के अंदर। तो ये आपने सारी चीज ऑब्जर्व कर ली कि एल्डोस्टेरोन किस तरह से एक्ट करता है, ठीक है ना। एंड ये सारा मैकेनिज्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडीएच की। एडीएच जो है इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, इसको हम एवीपी भी कहते हैं। एवीपी का मतलब होता है आर्जिनिन वेसोप्रेसिन, ठीक है ना। वेसोप्रेसिन इसे क्यों कहते हैं, नाम से ही जाहिर है, वेजल को प्रेस करने वाला, यानी ये भी क्या करवाता है, ब्लड वेसल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है ना। एडीएच क्यों हमने इसको कहा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन का बनना, एंटी डायूरेटिक है यानी ये यूरिन को बनने नहीं देगा। अगर ये यूरिन को बनने नहीं दे रहा, यानी कि ये वाटर को रीअब्सॉर्ब करवा रहा है, ठीक है ना। तो यूरिन की अमाउंट डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, वॉल्यूम यूरिन का डिक्रीज हो रहा है एडीएच की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये वाटर की रीअब्सॉर्प्शन करा रहा है। एडीएच है क्या, एक 9 अमाइनो एसिड का पेप्टाइड फ्रेगमेंट है। कहां से बनता है, हाइपोथैलेमस में बनता है। हाइपोथैलेमस में बन के पिट्यूटरी में आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है, और वहां से रिलीज होता है कब, जब आपके पास वाटर रीअब्सॉर्प्शन करानी हो, पानी में वाटर की शॉर्टेज हो। इसका अफेक्ट क्या होता है, ये ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पे बात की कि इसका एक्शन साइट क्या है, तो इसका जो एक्शन साइट है वो डीसीटी और सीटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हम एडीएच को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एडीएच कैसे वाटर रीअब्सॉर्प्शन कराता है। ये मैं आपके पास कलेक्टिंग डक्ट बनाऊंगा अब, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। यहाँ पे सेल को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये आपके पास कौन सा सेल है, प्रिंसिपल सेल, कहाँ पे है, कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपके पास ये है मेड्यूला की इंटरस्टिशियम, ठीक है। ये आपके पास बाकी सेल्स है कलेक्टिंग डक्ट के। इस तरफ भी मेड्यूला की इंटरस्टिशियम है, इस तरफ भी मेड्यूला की इंटरस्टिशियम है, ठीक है ना। और इधर से ये डीसीटी, और ये असेंडिंग लिम्ब, और ये आपके पास लूप ऑफ हेनले, ऐसे करके कुछ इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। आई होप सो कि आपने इसको इमेजिन कर लिया। अब ये कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है ना। याद रखिए आपके पास जो है ना एडीएच आएगा और प्रिंसिपल सेल्स पे अपने रिसेप्टर पे बैठेगा, ठीक है ना। आपके पास इन प्रिंसिपल सेल के अंदर ना, ये आपके पास एक वेजिकल है, एक थैली है, ठीक है ना। इस वेजिकल के पास ना एक्वापोरिन प्रोटीन्स होती हैं, उनका नाम होता है एक्वापोरिन टू। एक्वापोरिन टू, ये एक्वापोरिन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। आपके पास अगर यहाँ से वाटर गुजर रहा है ना, वाटर गुजर रहा है और पानी की कमी है बॉडी में, ठीक है ना, तो एडीएच क्या करेगा, इस वाटर को यहाँ से इंटरस्टिशियम में फेंकेगा, ल्यूमन से इंटरस्टिशियम में फेंकेगा, इंटरस्टिशियम से ये वाटर ब्लड में चला जाएगा। अगर आपके पास बॉडी में वाटर ज्यादा है, तो आपके पास एडीएच रिलीज नहीं होगा, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और ना ही वो नेफ्रॉन पे आके एक्ट करेगा। तो ये वाटर इसी तरह से आगे फ्लो कर जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने ना आपको एक चीज बताई थी, आपको एक मैंने चीज बताई थी इधर करके, कि आपके पास जो यूरिन होता है ना,
यहाँ पे, कि आपके पास जो यूरिन होता है ना उसकी कंसंट्रेशन 1200 मिली ऑस्मोल होती है, ठीक है ना। याद रखें हमारे पास ना यूरिन हाइपोटोनिक भी होके जा सकता है, ठीक है। ये बात हमने तब उस केस के लिए की थी, लेकिन याद रखें ये यूरिन हाइपोटोनिक होके भी जा सकता है। कब? अगर आपकी बॉडी में पानी की तादाद, वाटर की तादाद बहुत ज्यादा है पहले से, एडीएच नहीं आएगा। जब एडीएच नहीं आएगा, इस एरिया में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और आपके पास डाइल्यूट यूरिन बनेगा। अगर तो एडीएच आएगा, वाटर रीअब्सॉर्ब कराएगा, फिर आपके पास ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा, ठीक है ना। लिहाजा आपके पास वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हार्मोन डिपेंडेंट है कि नहीं, तो ये होगी फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है ना, जो कि एडीएच के इन्फ्लुएंस पे हो रही है। जबकि आपके पास पीसीटी में हार्मोन से रेगुलेट होने वाली रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं थी होती, वो थी ऑब्लिगेटरी रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने इस चीज को बनाया है, ठीक है ना, इसको देखें। आपके पास एडीएच आएगा और इस वेजिकल को ना उठा के सिंपली इस मेम्ब्रेन पे ले जाएगा, ठीक है ना। याद रखें यहाँ पे भी एक्वापोरिन्स है, यहाँ पे भी एक्वापोरिन्स हैं, इस साइड पे भी, ठीक है, इस साइड पे भी एक्वापोरिन्स हैं। और ये एक्वापोरिन्स की खास बात ये है कि ये हर टाइम काम कर रही हैं, ठीक है, वाटरिंग के अक्रॉस मूव कर रहा है। अब एडीएच जब आएगा ना वो इस वेजिकल पे एक्ट करेगा और इस वेजिकल को यहाँ पे ट्रांसलोकेट करा देगा, ठीक है। ये एक्वापोरिन यहाँ पे आ गई फ्री सरफेस ऑफ द प्रिंसिपल सेल पे। जब ये एक्वापोरिन यहाँ पे ट्रांसलोकेट हो गई तो यहाँ से वाटर जो है ना एक इन एक्वापोरिन के जरिए सेल में आएगा, वाटर बाहर से इन एक्वापोरिन्स के जरिए सेल में आएगा और सेल से फिर दूसरी तरफ की एक्वापोरिन से इंटरस्टिशियम में जाएगा और वहां से ब्लड इनको एब्जॉर्ब कर लेगा इस वाटर को, ठीक है। तो एडीएच ने सिंपल एक काम किया, एडीएच ने सिंपल क्या किया, यहाँ से इन वेजिकल्स को, जिन वेजिकल के अंदर हमने एक्वापोरिन्स को पैक किया हुआ था, एडीएच ने इन वेजिकल्स को सिर्फ इन इस मेम्ब्रेन तक पहुंचा दिया, ठीक है ना, बाकी का काम खुद हो गया, ठीक है। तो ये जो एक्वापोरिन 2 होती हैं, क्या मैं कह सकता हूँ ये एडीएच रेगुलेटेड है? जी बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। यहाँ पे जो इस तरफ एक्वापोरिन होती है ना उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक्वापोरिन 3 हो सकती है, ठीक है ना, एक्वापोरिन 1, 5 ये होती हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा तो कहने का मकसद ये है कि ये जो दूसरी एक्वापोरिन है ना ये एडीएच पे डिपेंड नहीं करती, ये आपके पास एक्टिव है, ठीक है ना। लेकिन जब आपके पास एक्वापोरिन 2 होगी ना वो आपके पास एडीएच रेगुलेटेड होगी, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट था एडीएच के मोड ऑफ एक्शन का। अब मैं इन सब चीजों को कहाँ से एक्सप्लेन करूंगा, मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा पिक्चर से, ठीक है ना। ये देखिए पहले हम एडीएच की हमने चूंकि अभी बात की है तो वो देख लेते हैं। आपके पास ये ल्यूमन है, ये ल्यूमन है, ये आपके पास बेजोलैटरल मेम्ब्रेन है, कौन सी वाली, ये बेजोलैटरल मेम्ब्रेन है, ये बेजोलैटरल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये सारी बेजोलैटरल मेम्ब्रेन है। और ये जो आपके पास ग्रीन में शो कर रहा हूँ ये है एपिकल मेम्ब्रेन, एपिकल सरफेस, फ्री सरफेस कहते हैं सेल की, ठीक है ना। अच्छा, आपके पास यहाँ पे मेड्यूला का इंटरस्टिशियम है, ठीक है, इसके पार, और उसके साथ ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है ना, एसोसिएटेड। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास सिंपली एडीएच जिसको हमने एवीपी कहा ये आया, अपने रिसेप्टर पे बैठा, ठीक है। सेकेंडरी मैसेंजर आपने हार्मोन के अंदर पढ़ा होगा साइक्लिक एएमपी, ये बना। इस सेकेंडरी मैसेंजर के बनने की वजह से क्या हुआ, ये जो एक्वापोरिन 2 है, ठीक है, ये एक्वापोरिन 2 की वेजिकल थी, ये कहाँ चलेगी, इस मेम्ब्रेन के पास। और यहाँ पे ये जो एक्वापोरिन सेल के अंदर थी ना ये इधर ट्रांसफर होगी, इसके जरिए वाटर सेल में आया, वाटर फिर दूसरी तरफ से एक्वापोरिन 3 के जरिए बाहर निकल गया। तो मैंने आपको कहा था ना दूसरी तरफ एक्वापोरिन 3 और दूसरी एक्वापोरिन की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है ना, वो जरूरी नहीं याद करने के लिए, ये चीज मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए समझा रहा हूँ कि आपके पास इस तरह से एक्वापोरिन 2 के जरिए हम क्या करते हैं, हम रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। एडीएच नहीं होगा, ये एक्वापोरिन 2 की वेजिकल सेल के अंदर ही पड़ी रहेंगी, ना ही आपके पास मेम्ब्रेन तक ये एक्वापोरिन 2 जाएगा, और वाटर जो इधर है इधर का इधर ही रह जाएगा और आगे चला जाएगा रिनाल पेल्विस में और उधर से फिर यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास एडीएच का एक्शन है। एल्डोस्टेरॉन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये एल्डोस्टेरॉन आया, प्रिंसिपल सेल है, यहाँ पे ब्लड वेसल है, ये आपके पास ल्यूमन है, ठीक है, ये ल्यूमन है। अब देखिए आपके पास ब्लड से एल्डोस्टेरॉन आया, ठीक है, रिसेप्टर के जरिए एक्ट किया, एक इसने एक्शन क्या किया कि सोडियम पोटेशियम पंप की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया एक तरफ, दूसरी तरफ इसने क्या किया कि ये सोडियम चैनल्स और पोटेशियम चैनल्स इनकी अमाउंट को इंक्रीज कर दिया, कहाँ पे, फ्री सरफेस पे। उसकी वजह से क्या हुआ कि सोडियम सेल के अंदर आया,
ठीक है ना, इसको रेड ही कर लेते हैं। सोडियम सेल के अंदर आ रहा है, देखें ये सोडियम सेल के अंदर आ रहा है, और इस सोडियम को सोडियम पोटेशियम एटीपीएस बाहर फेंक रहा है, जहां से अल्टीमेटली ये सोडियम कहाँ जा रहा है, ब्लड में। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो सेल में पोटेशियम है, ठीक है ना, इस पोटेशियम को कहाँ पे सिक्रीट किया जाता है, ठीक है, इस पोटेशियम को सिक्रीट किया जाता है ल्यूमन के अंदर, जिससे क्या होता है, पोटेशियम सिक्रीशन होती है और सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होती है। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन जब होती है, वाटर घूमता घूमता इसके पीछे आ जाएगा, ठीक है, और आपके पास ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द होल स्टोरी, ठीक है। इस स्टोरी को आपकी बुक्स ने बड़े ही ढके अल्फाज में एक्सप्लेन किया है, बड़े ही छुपे अल्फाज में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। लेकिन मैंने चूंकि चाहा कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो इस बारे में, ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। मैकेनिज्म क्या है, ह्यूमन बॉडी जो है वो मेंटेन करती है सोल्यूट पोटेंशियल एट अप्रोक्सीमेटली स्टेडी स्टेट, ठीक है ना। आपकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन होती है, इट इज डन बाय बैलेंसिंग द वाटर अपटेक फ्रॉम द डाइट विद द वाटर लॉस्ट इन इवेपोरेशन, स्वेटिंग, इजेशन एंड यूरिन, ठीक है ना। कि आप कितना वाटर पी रहे हैं, कितना वाटर आप लॉस कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके जरिए आपकी बॉडी में वाटर का लेवल मेंटेन रहता है। स्टेडी सोल्यूट पोटेंशियल is primarily achieved by the action of ADH. When the body is deficient in water, hypothalamus detects a fall in the blood water potential, ठीक है ना, ब्लड में वाटर का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड इट डायरेक्ट्स द पिट्यूटरी टू रिलीज एडीएच, ये पिट्यूटरी को कहेगा कि एडीएच रिलीज करो। दिस हार्मोन इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ द डीसीटी एंड सीटी। एडीएच ने क्या किया, डीसीटी और सीटी की परमिएबिलिटी को बढ़ा दिया, किसके लिए, वाटर के लिए। तो लिहाजा इनकी जो परमिएबिलिटी फॉर वाटर है, इट इज डिपेंडेंट, ठीक है, अपॉन एडीएच। मोर वाटर इज रीअब्सॉर्ब रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन, ठीक है ना, ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, यूरिन का वॉल्यूम कम होगा, एंड मेकिंग इट मोर कंसंट्रेटेड, यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा, ठीक है, उसमें सॉल्यूट का लेवल बढ़ जाएगा। व्हेन देयर इज अ हाई इनटेक ऑफ वाटर, एडीएच रिलीज इनहिबिट हो जाता है, लेस वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन इज एक्सक्रीटेड, ठीक है। ये आपके पास मैकेनिज्म हो गया। देन हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ द सोडियम लेवल्स। सोडियम लेवल का कंट्रोल कैसे होता है, इट अकर्स वाया द एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा से। द मेंटेनेंस ऑफ द सोडियम लेवल एट अ स्टेडी स्टेट इज कंट्रोल्ड बाय द स्टीरॉयड हार्मोन कॉल्ड एज एल्डोस्टेरॉन, इट इज सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एल्डोस्टेरॉन एक्टिवेट्स सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है ना। अब ये आपकी बुक की लाइन है, ठीक है ना, ये आपकी बुक की लाइन है। आपकी बुक की लाइन देखिए, आपकी बुक क्या करती है, वो सिंपल एक लाइन लिख देती है। आप में से कुछ बच्चे ना ऐसे होंगे, उनके ज़हन में ख्याल आता होगा कि सर हम इतना ज़्यादा क्यों पढ़ाते हैं, ठीक है ना? और ये बड़ी जेन्युइन सी बात है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी बुक में सिंपल एक लाइन की फॉर्म में लिखी होती हैं। कुछ बच्चों को समझ आ जाती हैं, कुछ बच्चे रट्टा लगा लेते हैं, कुछ बच्चे उनके लिए ये लाइन अज़ाब होती है, ठीक है ना? तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हर बच्चा जो है ना वो उस तरह से एक चीज़ को परसीव नहीं करता। कुछ बच्चे ओवर थिंकर्स भी होते हैं, ठीक है ना? जैसे आप हैं, एडमिशन होगा कि नहीं होगा? क्या इस साल भी मैं अपने मेडिकल कॉलेज जा पाऊँगा या जा पाऊँगी कि नहीं? ड्रीम्स को पूरा करना, ठीक है ना, रात को नींद नहीं आती, खाना पीना छोड़ दिया है, अपने एमडी कैट के लिए सब कुछ, गैदरिंग्स में नहीं जाते, इवन दो कि अपनी फैमिली से ही कट ऑफ हो चुके हो आप। ये क्यों करते हो आप? कुछ अचीव करने के लिए, ठीक है ना। ओवर थिंक करते हो आप एक एक एमसीक्यू पे कि ये एमसीक्यू गलत ना हो जाए, ये चीज़ गलत ना हो जाए, ठीक है ना। उस हवाले से फिर ये चीज़ होती है कि कुछ बच्चे जो है ना वो एक ही लाइन पे स्टक रह जाते हैं। वो फिर क्या करते हैं, उनके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो इस लाइन को रट्टा लगा के आगे चले जाएं, ठीक है ना, और ये मान ले कि हमारी जो बुक है ना, ठीक है ना, हमने अपने सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, मैं भी सिलेबस के बाहर से आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, कुछ चीज़ों के अलावा जो चीज़ें समझने वाली हैं वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और अपने आप को थोड़ा सा ना एवरेज से ऊपर लेके जाओ आप लोग, ठीक है ना। आप लोगों ने अभी तक जो भी लेक्चर्स लिए होंगे, ठीक है ना, एक्सक्रीटिव सिस्टम के सपोज, आपने देखा होगा, ठीक है, कि आप चीज़ों को सिर्फ इस तरह से नहीं कर सकते कि आप सिर्फ एवरेज रह के करो। आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो, ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट ले सकते हो, एक कॉन्सेप्ट ले लो आप बाद में, ठीक है ना, फिर अपना जो भी बुक का है उसको फॉलो करके लाइन पढ़ के चले जाना, ठीक है ना। जैसे आपको अगर यही टॉपिक मैं हार्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़ाता ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, तो उसमें मैंने इसको एक लाइन में कवर कर देना था। मैंने आपको सिर्फ बता देना था भाई वैसोप्रेसिन है, पिट्यूटरी से रिलीज होगा, ये इसकी फीडबैक है, डायबिटीज इन स्पाइडस है, नेफ्रॉन पे एक्शन है, सीटी पे डीसीटी पे वाटर रीअब्जॉर्प्शन है, खत्म। लेकिन चूंकि आपका होम्योस्टेसिस अब एक प्रॉपर टॉपिक है,
ठीक है ना, इसमें से एमसीक्यूज आएंगे, और वैसे भी बायो की जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, सो वी कैन नॉट रिस्क इट, ठीक है। हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझेंगे, और वैसे भी जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बड़ी कोई जादुई चीज़ हो, ठीक है। इट इज़ समथिंग लाइक के आपके सिलेबस से रिलेटेड है। अब सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, सोडियम पंप्स, ठीक है, सोडियम चैनल्स, ये आपने पहले पढ़े नहीं हुए, पढ़े हुए हैं, बस हम उसको थोड़े से डिफरेंट अंदाज में देखेंगे। So aldosterone activates sodium potassium pumps in the distal convoluted tubule, ठीक है, and sodium is pumped back into the blood from the filtrate actively, ठीक है ना। एक्टिवली क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो सोडियम का ल्यूमन से ब्लड तक ले जाना, ठीक है ना, इस पूरे प्रोसेस में चूंकि एटीपीएज आ रहा है, एटीपी यूज हो रहा है, ठीक है ना, तो हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब तीसरा फंक्शन जो है वो है कंट्रोल ऑफ कैल्शियम लेवल, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द कंट्रोल ऑफ वाटर लेवल, सोडियम लेवल, ठीक है ना, एंड ऑल्सो द पोटेशियम लेवल जो आपने भी पढ़ा है, ठीक है ना। आपके पास कैल्शियम का भी कंट्रोल होता है, ठीक है ना। कैसे? द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय द पैराथॉर्मोन, ठीक है ना, पैराथॉर्मोन पीटीएच इसे कहते हैं। ये क्या करता है? ये आपके पास ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज करता है, ठीक है ना, ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट को इंक्रीज करता है। कैसे करता है? डिफरेंट तरीके हैं। वो कैल्शियम बोन से ले सकता है, ठीक है ना, आपके पास गट्स में जो कैल्शियम होती है खाने पीने से, उसके जरिए आपकी ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज की जा सकती है, एब्जॉर्प्शन करा के उस कैल्शियम की गट से। और ये कौन रिलीज करता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है ना। और एक तीसरा तरीका जो है वो आप कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कर सकते हैं नेफ्रॉन पे, ठीक है ना। तो नेफ्रॉन में फिल्टर होकर कैल्शियम बाहर आया, ठीक है, आपको जितना कैल्शियम चाहिए आप रीअब्जॉर्ब कर लें, बाकी को आप यूरिन में जाने दें, ठीक है ना। तो ये आपके पास कैल्शियम का भी कंट्रोल हो गया। देन आपके पास एंडोक्राइन रोल ऑफ द किडनी। एंडोक्राइन रोल का मतलब क्या है कि किडनी हार्मोन खुद भी प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। याद रखें, अगर मैं यहाँ पे एक बात कहूँ ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एंडोक्राइन रोल ऑफ द किडनी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंडोक्राइन रोल ऑफ द किडनी। ऑप्शन ए में मैं आपको क्या ऑप्शन देता हूँ, सपोज एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। ऑप्शन बी में आपको ऑप्शन दे देता हूँ एल्डोस्टिरॉन। ऑप्शन सी में आपको ऑप्शन दे देता हूँ एडीएच, एंड ऑप्शन डी में कोर्टिसोल, ठीक है, और ऑप्शन ई में ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। तो क्या इसका आंसर होगा? ठीक है, इसका आंसर होगा एरिथ्रोपोइटिन। एल्डोस्टिरॉन का बनना, कोर्टिसोल का बढ़ना, ये एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोनल फंक्शन है। ये एड्रिनल ग्लैंड का एंडोक्राइन फंक्शन है, जबकि आपके पास जो किडनी का खुद का एंडोक्राइन फंक्शन है, जो जो हार्मोन किडनी खुद बनाती है, दैट इज बेसिकली एरिथ्रोपोइटिन एंड रेनिन, ठीक है ना। रेनिन आपको मैंने बता दिया कैसे बनता है, एरिथ्रोपोइटिन इसी तरह से आपकी ना किडनी में सेल्स होते हैं, वो एरिथ्रोपोइटिन बनाएंगे। ये एरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो पे जाके एक्ट करेगा, बोन मैरो पे जाके एक्ट करेगा। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, तो एरिथ्रोसाइट की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, आरबीसीज की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। तो आपने अक्सर देखा होगा जिन पेशेंट्स के अंदर ना किडनी डैमेज होता है, जिनका किडनी फेलियर हो जाता है, उनके अंदर एनीमिया देखने को बहुत मिलता है, ठीक है, उनमें आरबीसी लेवल भी डाउन होता है, उनकी हीमोग्लोबिन भी डाउन हो जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें एरिथ्रोपोइटिन बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, ठीक है ना। फिर उनमें ब्लड प्रेशर के भी इश्यूज आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। देन आपके पास दिस इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन, ठीक है ना, ये आपके पास एसटीपी में लिखा हुआ था, इसको चाहे ना करें, ठीक है, इसको चाहे ना करें, ठीक है। होपफुली आपको इस सारे लेक्चर की समझ आई होगी। हमने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी हैं, हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है, आई बिलीव दैट कि आपको ये सारे टॉपिक्स, काउंटर करंट एंड द हार्मोनल मैकेनिज्म्स, ये सब समझ आ चुके होंगे, ठीक है ना। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो अपनी अप्रिशिएशन का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली दैट वुड बी अप्रिशिएटेड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।